नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इल्स इफ लेडर के बारे में। प्रीवियस 2-3 लेक्चर में हमने इफ कंडीशन को देखा था, नेस्टेड इफ एल्स को देखा था, ठीक है? इसके अलावा इफ एल्स कंडीशन को भी डिटेल में देखा था। आज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इल्स इफ लेडर। कई सारे ऐसे रियल टाइम प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे लेडर का कंसेप्ट लेके मुझे चलना पड़ता है प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब एक चेन फॉर्मेट में। इफ इल्स एक चेन फॉर्मेट में चलता जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम एक पहले सिंटेक्स देखेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे उसको, इसके बाद एक प्रोग्राम भी देखेंगे। डिटेल में चलने से पहले अगर एक आपको कंप्लीट नोट्स हमारा चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो वहां पे नोट्स आपको मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे केवल सिंपली लेक्चर को समझते हुए चलिए। अदरवाइज आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक एक प्रोग्राम को हम रन करके भी यहाँ दिखा रहे हैं, तो आप हैंड टू हैंड साथ में प्रोग्राम रन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए हम अगर लेटर का देखें, इफ फिल्स लेटर क्या होता है? व्हेन यू हैव ए चेन ऑफ रिलेटेड कंडीशन। ध्यान दीजिए यहाँ चेन का कंसेप्ट आ गया। चेन मतलब एक चेन बन रही है। इफ इल्स एक चेन बन रही है, उसको हम कहते हैं इफ फिल्स लेटर। टू टेस्ट वन आफ्टर एनदर, मतलब एक के बाद एक कंडीशन चेक करते हुए चला जाएगा, ठीक है? अब देखिए जैसे यहाँ पे सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आया इफ से शुरू किया, कंडीशन आया 1। अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तब तो इस स्टेटमेंट पे आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो इल्स पे आया। इल्स पे आते ही फिर से इफ कंडीशन आ गया, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट में, और अगर इल्स है तो फिर से इफ कंडीशन आ गया। मतलब देखेंगे कि इफ के बाद जब हम इल्स में जैसे जा रहे हैं, हर इल्स के साथ एक फिर से कंडीशन आता चला गया है। ध्यान रखना, नेस्टिंग ऑफ इल्स से और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। नेस्टेड इफ इल्स में क्या था, कंडीशन के अंदर ट्रू पार्ट में अगेन से इफ कंडीशन था और इल्स पार्ट में अगेन दोबारा इफ कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे केवल इल्स वाले पार्ट में ही इफ कंडीशन बार बार आता जा रहा है, ठीक है? और लास्ट में एक आता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। कोई भी एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट में हम लिखेंगे। अगर इस तरह की हायरार्की बनती है तो वहां पे हम कहते हैं इल्स इफ लेडर, ठीक है? डायग्राम से समझिए। यहाँ पे इसको देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे मार्क्स दिया, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अगर है तो ट्रू, अगर कंडीशन है तो मैंने डायरेक्टली ग्रेड ए दे दिया। अगर फॉल्स है तो हम फॉल्स में फिर से कंडीशन दे दिए। ध्यान देना, हर इल्स में एक कंडीशन देते जा रहे हैं। एक लेटर बन रहा है, देखिए कि एक क्या बना है, एक लेटर बनाना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो इफ में फिर इल्स, इफ इल्स, इल्स में फिर से इफ आ गया, इल्स फिर से इफ आ गया। एक तरह से क्या बना है, एक चेन बन रहा है, ठीक है? तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, इफ इल्स लेटर। देखिए यहाँ पे जैसे 90 से ग्रेटर था यहाँ पे वैल्यू, तो ग्रेड ए प्रिंट कर दिया। अगर ये फॉल्स हुआ तो इस पे चेक आया, अगेन चेक करेगा। अगर 75 ज्यादा मार्क्स है, इक्वल है, तो ग्रेड बी आ गया। अगर फिर से इस पे आया, अगर फिर कंडीशन यहाँ पे फेल होता है, चेक करेगा 60 से कि ग्रेड सी तो नहीं है। अगर ये भी फेल करता है तो यहाँ पे अगर 40 चेक करेगा तो ग्रेड डी दे देगा। अगर ये भी फेल है तो दे देगा फेल, कि आपका स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो इस तरह अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो वहां पे जरूरत पड़ता है इफ इज लेटर का। डिफरेंस समझने के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है। जैसे इफ इल्स है ना, लेटर है। अगर नेस्टेड इफ इल्स देखिए, नेस्टेड इफ इल्स कैसे था, इफ कंडीशन 1 और यहाँ पे ट्रू वाली पार्ट था, इल्स, ठीक है? और इसके अंदर फिर से कंडीशन था इफ कंडीशन 2, और यहाँ पे फिर से था कंडीशन 3, और फिर इसका ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे स्टेटमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग इसका यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है? तो इसमें समझ रहे हैं क्या है? देखिए, इफ के साथ जब कंडीशन ट्रू था तो फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन आ गया, लेकिन यहाँ पे ट्रू में केवल स्टेटमेंट है, कंडीशन नहीं है। कंडीशन हमेशा किसके साथ है, इल्स के साथ आ रहा है यहाँ पे। मतलब अगर फेल होगा तब फिर से इफ इल्स का इफ आया कंडीशन, अदरवाइज कंडीशन नहीं आ रहा। इसीलिए इसको कहा जाता है इल्स इफ। मतलब देखिए, इल्स इफ क्यों कहा गया इसको लेटर, इफ इल्स इफ लेटर मतलब इल्स और इफ। ध्यान दीजिए, इल्स इफ, ये इस तरह का लेटर बनता जा रहा है, मतलब इल्स पहले आएगा फिर इफ, इसीलिए इसको कहा जाता है इल्स इफ लेटर। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए उसी प्रोग्राम जो मैंने डायग्राम समझाया, यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा, ग्रेड प्रिंट करने वाला प्रोग्राम जो था। देखिए इंटर द मार्क्स, मार्क्स हमने एक इंटर कराया यहाँ पे। सपोज हमने मार्क्स लिया 47,
47। समझने के लिए हमने लिया 47। तो 47 केस में कैसे प्रोग्राम काम करेगा, देखिए हमने लिया प्रिंट, एक मैसेज दे दिया ना, इंटर द मार्क्स 0 to 100, जाहिर बात है 47 हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया और हमने स्कैनअप से इनपुट लिया, किसके पास स्टोर हो गया, मार्क्स के पास स्टोर हो गया। यहाँ पे पहला कंडीशन चेक किया हमने, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कंडीशन फेल, मतलब इस वाले पे नहीं जाएगा, किस पे आ गया, एल्स पे। फिर चेक करेगा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, फिर से कंडीशन फेल हो गया, मतलब इस पे नहीं जाएगा, एल्स पे आ गया। फिर चेक किया मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, फिर से फेल हो गया, मतलब इस वाले पे जाके फिर से एल्स पे आ गया। चेक किया मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है मतलब प्रिंट कर देगा ग्रेड डी। ठीक है, अगर यहां पे मार्क्स सपोज कि 35 होता, मार्क्स कितना होता 35, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी फेल हो जाता, फेल हो जाता आपका इल्स पे, इल्स के साथ यहाँ फेल कर देता, ग्रेड फेल प्रिंट कर देता। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम काम करता है। इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए, सिस्टम में जब रन करेंगे तो आप रन करके भी चेक कर सकते हैं। ध्यान दें, जब प्रोग्राम लिखना है आप तो 2-3 चीज को बहुत ध्यान से लिखना। एक तो ध्यान देना हमेशा आपने जो सेमी कॉलन होता है, पैरेंथेसिस है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस है, इसको बहुत ध्यान से रखना। साथ में जैसे प्रिंटफ स्कैनफ वाली लाइन जो है, यहाँ पे डबल कोटेशन का मार्क्स बहुत ध्यान रखना। प्रिंटअप में हमेशा डबल कोटेशन जाएगा, यहाँ पे स्कैनअप में यहाँ पे डबल कोटेशन जाएगा, इसका ध्यान रखना, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर्स आते रहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इफ इज लीडर। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं हम स्विच केस स्टेटमेंट का इसी लेक्चर में। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, जनरली जो अभी हमने देखा एल्स इफ लेडर ना, कई केस में उससे अच्छा और बेटर माना जाता है। तो देख लेते हैं क्या चीज है इसको स्विच केस में। ध्यान दीजिए, स्विच केस कब यूज किया जाता है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट मेनी एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि कोई एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू से एग्जैक्ट मैच किया जाएगा। जहां पे मैच करेगा ना, केवल उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी उसके ऊपर नीचे किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब डायरेक्टली जंप करेगा उस स्टेटमेंट पे। कैसे करता है, ध्यान दीजिए, इस सिंटेक्स को फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच कीवर्ड, एक कीवर्ड होता है स्विच जो 32 कीवर्ड में आते हैं, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा, जनरली टेस्ट एक्सप्रेशन हम यूज कर लेते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ना, हम यहाँ केस में मैच करते हैं। जैसे कांस्टेंट 1, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जनरली 1 2 3, कुछ भी हम केस लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे और इसके बाद स्टेटमेंट्स होगा, कई सारे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, कितने भी स्टेटमेंट होगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे एक ब्रेक लगाना जरूरी पड़ता है मुझे। ये ब्रेक स्टेटमेंट जो लगाते हैं, जो क्या करता है कि ये सिंपली जैसे ब्रेक इनकाउंटर होगा ना, वहां से तुरंत ये पूरे इस बॉडी को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा जहां भी ब्रेक पे आया। ठीक है, अगर ब्रेक पे नहीं आया तो आगे चलता जाता है। ध्यान दीजिए, पहले ये इसको किसको चेक करेगा, केस कांस्टेंट 1 से। अगर मैच कर गया तब तो ठीक है, मैच नहीं किया तो डायरेक्टली किससे मैच करेगा, इस पे मैच करेगा। जिससे मैच करेगा केवल उसी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए, हर स्टेटमेंट नीचे ब्रेक दिया हुआ है, जैसे एग्जीक्यूट करेगा क्या होगा, इससे बाहर हो जाएगा। और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है जिसके साथ ब्रेक देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट है, जाहिर बात है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसके बाहर तो आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह के काम करता है आपका स्विच केस स्टेटमेंट। तो डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ पे स्विच एक चॉइस दिया हमने, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन था ना, एक्सप्रेशन यहाँ पे ही हमने चॉइस दे दिया, स्विच चॉइस दिया, यहाँ पे कोई भी चॉइस नंबर हम दे सकते हैं। और चॉइस कैसे होगा, जैसे यहाँ पे चॉइस हमने 1 2 3 कोई भी नंबर लिए यहाँ पे, अगर हम, और यहाँ पे हमने सबका केस बना दिया। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था ना, केस कांस्टेंट, ध्यान दिए केस भी कीवर्ड है, केस यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा स्मॉल लेटर में। डिफॉल्ट भी आपका कीवर्ड है, स्विच भी आपका कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड है। ये आपको ऐसे जैसे हुबहू लिखा है ना, ऐसे ही प्रोग्राम लिखना होगा। ठीक है, तो केस 1 जैसे 1 है, अगर यहाँ पे हमने एंट्री 1 किया तो यहाँ पे मैच कर जाएगा 1 से। जैसे मैच करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक आते ही तुरंत यहाँ से एंड कर जाएगा। अगर इस पे मैच नहीं करता है तो इस पे आएगा मैच करने। अगर इस पे मैच किया तो इसको एग्जीक्यूट किया और ब्रेक आया, मतलब तुरंत इससे बाहर। जिस पे एग्जीक्यूट किया तुरंत वहां से इसको बाहर आके एंड पे आएगा। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम देखिए यहाँ पे, जैसे प्रोग्राम है वीक डे प्रिंट करने का, मतलब कि हमसे इनपुट में 1 से लेकर 7 कोई भी वीक डे इंटर लेना है,
और जैसा हमने वीकडे इंटर किया 1, वैसे 1 के केस में आपका मंडे, 2 के केस में ट्यूसडे, 3 के केस में वेडनेसडे, इस तरह से जो प्रोग्राम हमने बना रखा है, ऐसे 7 केस में संडे प्रिंट करके आपको आउटपुट देगा। इन जनरल ध्यान देना, इन जनरल संडे को फर्स्ट डे माना जाता है, लेकिन हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं समझने के लिए, तो यहाँ पे हमने किसको लेके चले हैं, मंडे को। तो देखिए कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम। सिंपल सा हमने पहले 2 लाइन तो वही लिख दिया जो कॉमन लाइन है, जो अभी तक लिखता है हमेशा। हमने ले लिया इंटीजर डे, डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम का, डे नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कितना कराएंगे, 1 से लेकर 7 के बीच में कोई भी वैल्यू स्टोर करा देंगे स्कैनफ से। सपोज हमने स्टोर करा दिया 7, समझने के लिए आपको हमने करा दिया यहाँ पे 7। अब जैसे यहाँ पे 7 कराया तो डे के पास वैल्यू कितनी है, 7। अब हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे। देखिए स्विच कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसा हमने पीछे दिखाया। यहाँ पे हमने स्विच किस पे कर रहे हैं, हम केवल डे पे, मतलब इस डे की वैल्यू पे हम स्विच लगा रहे हैं। डे की वैल्यू कितनी है, 7। डे की वैल्यू कितनी है, 7। अब यहाँ पे देखिए सबका, अब यहाँ से जो स्विच था, इस स्विच में हमने सारी पॉसिबिलिटी दे दिया। जैसे केस 1 मतलब ये 7 को कंपेयर करेगा 1 से, मैच किया, नहीं मैच किया तो यहाँ पे नहीं जाएगा। 2 से मैच करेगा, नहीं मैच किया, मतलब यहाँ भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 6 7 5 6 नहीं, 7 से मैच करेगा। जैसे 7 से मैच करेगा प्रिंट कर देगा आपका संडे। संडे प्रिंट करने के बाद ही आपका ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब ब्रेक आते ही तुरंत आ जाएगा इसके बाहर रिटर्न 0 पे। ठीक है, दूसरा केस समझिए, जैसे हमने लिया 2, यहाँ पे एंट्री हमने कर लिया 2। अब 2 के केस में डे की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसको हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले किससे, केस 1 से। तो 1 और 2 मैच किया, नहीं मैच किया, मतलब इस पे नहीं जाएगा। केस 2 पे मैच किया, हाँ इस पे मैच किया। मैच करते प्रिंट ऑफ ट्यूसडे, प्रिंट कर देगा ट्यूसडे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट है ब्रेक। ब्रेक मतलब जैसे ब्रेक आएगा, अब ये डायरेक्टली इससे बाहर कर देगा यहाँ रिटर्न, भाई यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्टली इससे बाहर कर दिया रिटर्न 0 पे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट था किसका, स्विच के साथ ब्रेक का। जनरली अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर हम ब्रेक यूज ना करें, ये जो ब्रेक है हमें ब्रेक वाली लाइन ही ना यूज करें, तो क्या होगा प्रोग्राम में। जैसे हमने सारे ब्रेक को सपोज हटा दिया, हमने केवल ये प्रोग्राम लिख दिया, तो अगर ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप लाइव देखिए फिर समझ में आएगा आपको। हमने एंट्री लिया 3, यहां से डे की वैल्यू, ठीक है, इस डे को कंपेयर करेगा, केस 1 से मैच किया, नहीं किया, 2 से नहीं किया, 3 से मैच करेगा। 3 से मैच करते ही क्या प्रिंट करेगा, वेडनेसडे प्रिंट करेगा। और इसके बाद अब ध्यान दी, इसके बाद फिर इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी, सबको एग्जीक्यूट करेगा लाइन से। ठीक है, मतलब सबको प्रिंट करके और डिफॉल्ट को भी प्रिंट करेगा, इसके बाद आएगा इस पे, क्योंकि ब्रेक नहीं किया ना। अगर ब्रेक करता हम तो ब्रेक तुरंत ब्रेक कर देता है इस बॉडी को, लेकिन ब्रेक नहीं यूज किया तो बॉडी को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए चला जाएगा। तो यहां से समझ में आएगा आपको कि जो मैचिंग होता है ना, वो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम मैच किया, जैसे ही मैच किया, इसलिए हम यहाँ ब्रेक लगाते हैं ताकि उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चला जाए। इसको प्रोग्राम रन कर लीजिए, रन करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं सेम प्रोग्राम को। तो चलिए हम इसको कोड ब्लॉक पर रन कर लेते हैं। एक आपको ऑफलाइन भी कैसे रन करते हैं कोड ब्लॉक पे भी दिखा देते हैं। कोड ब्लॉक ओपन करेंगे, यहाँ से फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे, न्यू फाइल यहाँ आ जाएगा, उसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। प्रोग्राम प्रिंट कर दिए, इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, किसी भी नाम से सेव कर लिया हमने नाम प्रिंट कर लिया इसका डे नाम से, डे डॉट सी नाम से हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, देखिए क्या आता है। देखिए रन करते ही यहाँ से पूछा इंटर द डे नंबर 1 to 7, हमने सपोज किया यहाँ पे 5 इंटर किया। 5 इंटर करते ही देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट आ गया यहाँ पे फ्राइडे, क्योंकि उस प्रोग्राम में केस 5 पे अगर हम देखें तो केस 5 पे देखिए, केस 5 पे क्या था, फ्राइडे था, तो इसलिए फ्राइडे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई ध्यान, यहाँ पे कोई इनवैलिड नंबर डालते हैं, जैसे 1 to 7 दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे केस 7 तक है, अगर यहाँ पे हम 8 या 9 कुछ दे देंगे तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट वाले पे जाएगा, और यहाँ पे इनवैलिड डे करके बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो था ये टोटली कंट्रोल स्टेटमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लूप की बात करेंगे। 3 लूप है वहां पे, तीनों लूप को बहुत ध्यान से डिटेल में हम पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।